हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी एनवीरा एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जनरल साइंस के इस बायोलॉजी सेशन में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करना आरंभ किया था। हमने श्वसन के बारे में जाना, श्वसन प्रक्रिया को पढ़ा, श्वसन का आधार जाना और वायु का संपर्क सीधा कोशिकाओं से किस प्रकार होता है उसके बारे में भी हमने जाना। और आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और उसके अंदर एक कंसेप्ट बेस्ड जो चीज़ थी उसको आसानी से समझा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें, फिर ये वीडियो देखें ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। आज अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो उसके आगे का पार्ट है, वो है गैसीय विनिमय और श्वसन अंगों के आधार पर श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि गैसीय विनिमय यानी कि गैसों का आदान प्रदान कौन से फॉर्म में होता है, कौन से मीडियम में होता है, या श्वसन अंग यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसके आधार पर श्वसन जो तंत्र में श्वसनिक प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो प्रकार की श्वसन हो सकते हैं, गैसीय विनिमय और श्वसनी अंगों के आधार पर। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो हो सकता है जलीय श्वसन एक्वेटिक रेस्पिरेशन और एक हो सकता है स्थलीय श्वसन जिसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्री क्योंकि ये स्थलीय प्रकार के जीवों के अंदर पाया जाता है, जलीय जीवों के अंदर पाया जाता है। तो पहले बात करते हैं हम जलीय श्वसन के बारे में। जलीय श्वसन क्या रहेगा? यानी कि अधिकांश जलीय जंतु। अब ये अधिकांश वर्ड क्यों आया है? क्योंकि अधिकांश जलीय जंतु ही जलीय श्वसन करते हैं। कुछ ऐसे भी जलीय जंतु होते हैं जो समुद्र किनारे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया या तो सतह के ऊपर आकर वायुमंडल से करते हैं या किनारों से बाहर आकर वायुमंडल से या अन्य विधियों से करते हैं। तो इसके अंदर अधिकांश ही मिलेगा। अधिकांश जलीय जंतु जल में गुलित अवस्था में जो गैस होती है उससे गैसों का विनिमय करते हैं, यानी कि उससे अपनी श्वसन प्रक्रिया करते हैं। आपने देखा होगा कि मछलियां वगैरह हैं जो जल के अंदर रहती है, तो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन से वो क्या करती है? श्वसन क्रियाएं करती है। देखो, जो जलीय श्वसन होता है उसका जो आदर्श श्वसनांग होता है, आइडियल रेस्पिरेशन, वो क्या होता है? गिल होता है, गलफड़ है। यानी कि बात करेंगे कोई पानी के अंदर श्वसन क्रिया कर रहा है तो श्वसन क्रिया करने में उसके लिए आदर्श श्वसनांग मतलब कि मेन जो अंग कौन सा है वो होता है गलफड़ या गिल्स होते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से जीव हैं जो जलीय श्वसन को दर्शाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो मोलस्का है या हम बात करें आर्थ्रोपोडा है, वो तो क्या करते हैं? गिल द्वारा, गलफड़ों द्वारा इस प्रकार के श्वसन को दर्शाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और वर्ड आपको मिलेगा, वायु आशय यानी कि एयर ब्लैडर। वायु आशय एनाबस प्रकार के जो जीव होते हैं, एनाबस वगैरह हैं जो, वो क्या करते हैं? वायु आशय से श्वसन प्रक्रिया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ ऐसी मछलियां भी होती हैं जिनके अंदर वायु आशय पाया जाता है। अब ये वायु आशय क्या होता है? यानी जिसके अंदर हवा का आदान प्रदान होता है। ब्लेडर यानी कि एक गुब्बारे नुमा छोटी संरचना होती है, हम कह सकते हैं ब्लेडर नुमा। ठीक है, आशय कहते हैं। गिल्स क्या होता है? सतह पर पाए जाते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ये तो था जलीय श्वसन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो भी जलीय जीव होते हैं वो इस प्रकार के श्वसन को शो करते हैं। लेकिन दूसरा है जो श्वसन अंगों या गैसीय विनिमय के आधार पर जो श्वसन है वो है अपना स्थलीय श्वसन। अब इसका दूसरा नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्यों कहलाता है? इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। क्योंकि देखो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब कि नलिकाकार, क्योंकि हम किसी भी वायुमंडल से गैस को शरीर के अंदर लेंगे, क्योंकि हम बात हो रही है स्थलीय श्वसन की, तो श्योर है कि हम वायुमंडल से ही की गैसों का आदान प्रदान करेंगे। यानी कि बॉडी से बाहर जो सीधा संपर्क रहेगा वो वायुमंडल से रहेगा। वेयर एज हमने जलीय में बात की तो बॉडी का संपर्क किससे था? जल से था। तो स्थलीय जंतु गैसीय विनिमय वायुमंडल से सीधा करता है, याद रखना, वायुमंडल से ही करते हैं। और वायुमंडल से ली गई ऑक्सीजन अन्य माध्यमों से ली गई ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा शुद्ध होती है। ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए। इसका जो आदर्श श्वसनांक रहेगा वो क्या रहेगा? फुफ्फुस यानी कि लंग्स रहेंगे। यानी कि जो फेफड़े होते हैं वो क्या है? इसके आदर्श श्वसनांग होते हैं। इन्हीं के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया है जो पूर्ण की जाती है। अब ये अधिकांश कशेरुकम होता है। यहाँ पर भी एक वर्ड आ गया अधिकांश, क्योंकि उभयचर से लेकर स्तनधारियों के बीच में ही क्या होता है? जो जीव आते हैं वो इस प्रकार का स्थलीय श्वसन को शो करता है। अब ये उभयचर से लेकर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उभयचर से पहले क्या आता है? ये आ जाती है मछलियाँ वगैरह, पिसीज वर्ग, और कुछ आ जाते हैं अन्य छोटे वर्ग जो अकशेरुकम आते हैं उस प्रकार के। तो कशेरुकम में उभयचर से लेकर स्तनधारी, यानी कि उभयचर, स्तनधारी, एवीज और एम्फीबिया, ये चार प्रकार के हो गए। एम्फीबिया, मेमेलिया, एवीज और मुख्य प्रकार के जो रेप्टाइल्स, ये चार प्रकार के जो संघ होते हैं उस प्रकार ये सभी प्रकार के स्थलीय श्वसन को शो करते हैं। और
इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे कि आपको पता है कि कुछ कीट होते हैं जो क्या कहते हैं, उनका शारीरिक संगठन विकसित प्रकार का नहीं होता, विकसित प्रकार की नलिका या संरचना नहीं पाई जाती, बॉडी का संगठन बहुत छोटा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वायु नलियां होती है, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जो डायरेक्ट ऊतक से जुड़ी होती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा कि इनके अंदर ब्लड काम करेगा कि नहीं करेगा गैसों का शरीर के अंदर विनिमय करने में। तो यहाँ पर रक्त नहीं होता है, रक्त है जो ब्लड वो गैसों के विनिमय या आदान प्रदान करने में कीटों के अंदर काम नहीं करता, ठीक है ना। वायु नलियां होती है, इसके बीच में रक्त नहीं होता, ये वायु नलियां सीधे ही ऊतकों से जुड़ी रहती है और ऊतक है जो कोशिकाओं का समूह होता है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन उनको मिल जाती है। अब 2-3 क्वेश्चन है जो स्थलीय श्वसन को लेकर पूछे गए हैं कि इनका जो श्वसन अंग है वो क्या है। देखो बुक लंग्स नाम मिलेगा आपको। बुक लंग्स किसे बोलते हैं कि ये एक प्रकार के लंग्स ही होते हैं जिनकी संरचना थोड़ी अलग होती है। देखो बुक लंग्स मिलते हैं अपने को बिच्छू और मकड़ी में। तो बिच्छू का तो एक बार पूछा भी गया है कि निम्न में से किसके अंदर बुक लंग्स यानी कि पुस्तकीय फेफड़े या बुक लंग्स ज़्यादा वर्ड आता है, किस में पाया जाता है। बिच्छू मकड़ी वगैरह होते हैं उसके अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि बुक लंग्स द्वारा ली गई श्वास ऐसे जैसे ही होती है जैसे हम फेफड़ों से या लंग्स से देते हैं, उसके समान ही संरचना होती है लेकिन थोड़ी छोटी होती है। अब देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मुख गुहा द्वारा श्वसन करते हैं, यानी कि अपने मुंह की जो द्वार होता है उससे श्वसन करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं और आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नाक से ली गई श्वास मुख से ली गई श्वास के मुकाबले ज़्यादा शुद्ध होती है। तो लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो डायरेक्ट मुख से भी करते हैं। तो आपने सब नाम सुना होगा कि मेंढक, मेंढक अपनी मुख गुहा से क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, मुख से श्वसन क्रिया करता है। और मेंढक उभयचर भी है। और एक वर्ड आपको याद रखना है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया होता है जो अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। ये 4-5 क्वेश्चन है जो स्थलीय श्वसन या श्वसन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिए। अब आगे पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। अब हम स्टार्ट करेंगे मानव श्वसन तंत्र, यानी कि श्वसन के तंत्र के अंदर जो मानव के अंदर कौन कौन से अंग काम करते हैं और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि श्वसन क्रिया होगी तो मानव के अंदर फेफड़ों द्वारा होगी। यानी कि अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो आप सभी को पता है कि अपने शरीर के अंदर वक्षीय स्थल पर यानी कि चेस्ट वाला एरिया होता है, वहां पर दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ फेफड़े पाए जाते हैं। दाएं और बाएं दोनों तरफ फेफड़े पाए जाते हैं। अब देखो इसमें फेफड़ों की चर्चा करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े कार्य क्या करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से मुख्य अंग सहायता करते हैं, शरीर का कौन सा भाग उसके पास में पाया जाता है और पर्टिकुलर कौन सी जगह पर वो स्थित होते हैं। देखो हम बेसिक की बात करेंगे, अभी तक कोई भी कार्य प्रणाली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना है तो पूरे से डिटेल में पढ़े वरना नहीं पढ़े। तो देखें फेफड़ों के बारे में सबसे पहले कितने होते हैं, एक जोड़ी लिखा हुआ मिलता है कहीं पर तो एक जोड़ी, संख्या बात है तो 2 होती है, ठीक है, एक जोड़ी होती है। अब ये कहां पर पाया जाता है, तो देखो आपने कभी सोचा होगा कि फेफड़े कहां हो सकते हैं। देखो डायफ्राम के ऊपर की तरफ हो सकते हैं, वक्षीय स्थल में पसलियों के बीच में व्यवस्थित रहते हैं। 3 चीजें पता होनी चाहिए कहां पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि फेफड़ों के नीचे की तरफ एक चौड़ा ब्रॉड संरचना पाई जाती है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। किसके लिए, श्वसन क्रिया के दौरान। तो अब ये स्थित कहां होता है, इसकी स्थिति बात करें तो डायफ्राम के ऊपर। अब ये डायफ्राम कहाँ है, आपको सभी को पता है कि उदर गुहा के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। तो डायफ्राम के ऊपर वक्षीय स्थल पर, वक्षीय स्थल पर, डायफ्राम के ऊपर वक्षीय स्थल पर और पसलियों के नीचे, पसलियों के नीचे, और काफी जगह पर ये लिखा होता है पसलियों में व्यवस्थित, पसलियों में व्यवस्थित, पसलियों में व्यवस्थित, ये इसकी संरचना होती है, स्थान होता है कहाँ पर पाया जाता है। अब ये कार्य क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है, फेफड़े का मुख्य कार्य है वायु का आदान प्रदान करना, क्योंकि इसके अंदर जो भी बाह्य वायुमंडल से वायु भरी जाएगी उसके अंदर एक आने वाली वायु को शरीर के अंदर और अंदर की तरफ भेजना और शरीर के अंदर की तरफ अपशिष्ट वायु को बाहर निकालना, इसके बारे में चर्चा की थी। तो देखो फेफड़े की संरचना के बारे में बात करें तो एक दोहरी झिल्ली युक्त पतले पतले गुब्बारे नुमा संरचना के अंदर हल्के गुलाबी, हल्के गुलाबी क्यों कह सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ इसके अंदर रक्त भी संपर्क में रहता है। तो इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े अपने शरीर के अंदर क्या ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से यह श्वसन तंत्र के लिए उपयोगी है। तो यह वातावरण से सीधा संपर्क रखते हैं, वातावरण से
सीधा संपर्क रखते हैं। सीधा संपर्क क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो नासिका होता है, नोज, नाक वाला एरिया, वो क्या होता है, कनेक्टेड रहता है फेफड़ों से। तो वातावरण से सीधा संपर्क थ्रू नासिका, नासिका के द्वारा। इसके नीचे की तरफ, दोनों फेफड़ों के नीचे की तरफ महीन रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा रहता है। तो रुधिर केशिकाओं से भी ये संपर्क में रहता है, रुधिर केशिकाओं के संपर्क में, और इसी की वजह से इसका रंग होता है हल्का गुलाबी या हल्का लाल रंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके फेफड़े की संरचना कैसी होती है? मानव के अंदर एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, यानी कि संख्या में 2, दाएं और बाएं दोनों साइड में। हमेशा याद रखना कि जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होगा वो राइट वाले फेफड़े के मुकाबले थोड़ा सा नीचे की तरफ से शंक्वाकार रहेगा, यानी कि एक तरफ से पतला रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दोनों फेफड़ों के मध्य की तरफ हार्ट व्यवस्थित रहता है, जो हल्का सा कैसा होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, बीच में होता है लेकिन हल्का सा लेफ्ट की तरफ होता है। तो लेफ्ट वाला जो लंग्स रहेगा, उस लंग्स के अंदर क्या है, उस लंग्स के जो संरचना रहेगी वो कैसी रहेगी, थोड़ी सी कैसी रहेगी, शंक्वाकार रहेगी। हम भी इसकी संरचना को थोड़ी सी शंक्वाकार इस तरह बना लेते हैं। तो इधर वाला चौड़ा रहेगा, इधर वाला शंक्वाकार रहेगा। अब इसके अंदर संरचना कैसे पाई जाती है? फेफड़े के अंदर पाई जाती है वायु कूपिकाओं का जाल। क्या पाया जाता है? वायु कूपिकाओं का जाल, वायु कूपिकाओं का। इस प्रकार की जो एक वायु कूपिकाओं का जाल बना रहता है, यानी कि एक वृक्ष के शाखा के नुमा बहुत प्रकार की छोटी छोटी वायु की कूपिकाएं होती है, और वो कूपिकाएं आगे के जाकर छोटे छोटे गुच्छों के नुमा संरचना में नजर आती है, यानी कि काफ़ी बार इसे बोला जाता है अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना? अंगूर के गुच्छे नुमा। इस तरह वाली इसी प्रकार इसी में भी होगी। अब हम श्वसन का पथ की बात करें। श्वसन का पथ मतलब कि अपने शरीर के अंदर श्वसन क्रिया के दौरान जो वायु का प्रवेश होने के बाद फेफड़ों तक जो प्रवेश करती है, इसका पथ क्या रहेगा? तो इसके श्वसन पथ की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले होगा नासिका। नासिका से अंदर क्या रहेगी? वायु का प्रवेश। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, इसका पूरा फ्लोट चार्ट बनाएंगे। नासिका से किसके अंदर आएगी? आपको सभी को पता है कि नासिका गुहा से होती हुई या मुख गुहा से होती हुई आगे की तरफ ट्रेकिया वाले भाग में आती है, ट्रेकिया वाला भाग में, क्योंकि ये लंबी आहार ग्रसनी वगैरह जो सारी संपूर्ण मुख्य चीज़ों की बात करते हैं। ट्रेकिया से ये 2 भागों में, लेफ्ट और राइट भागों में बढ़ जाती है। ये राइट, लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों भागों में बढ़ जाती है। अब दोनों भागों में बंटने पर क्या होता है कि ये आगे की तरफ ट्रेकिया का जो आगे वाला भाग होता है वो प्राथमिक श्वसनिका, ये प्राथमिक श्वसनिका आगे जाकर बढ़ती है द्वितीय श्वसनिका, और ये द्वितीय श्वसनिका आगे जाकर किस में होती है? तृतीयक श्वसनिका। और इसके आगे की तरफ होती है वायुकोश, और वायुकोश के अंदर छोटी छोटी अंगूर के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बोला जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब कि वायु कूपिकाएं या छोटी छोटी संरचनाएं। याद रखना, मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है एल्वियोलाई। मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? एल्वियोलाई है, क्योंकि ये सबसे अंतिम छोर है। ये जो गुच्छेनुमा संरचना नजर आ रही है, ये वाली है, इसके अंदर वायु व्यवस्थित रहती है। अब इन गुच्छेनुमा संरचनाओं के अंदर क्या पाया जाता है? इन गुच्छेनुमा संरचनाओं के अंदर नीचे की तरफ तो पाया जाता है। इसकी संरचना की मैं थोड़ी सी बात करूं तो आप सभी को बताएं, इस एक अंगूरनुमा संरचना को हम लेते हैं तो देखो यहाँ पर ये एक ऐसी संरचना होती है गोल, इस प्रकार के। इसके अंदर नीचे की तरफ पाए जाते हैं रुधिर केशिकाओं का जाल, ठीक है। तो इस थोड़े से ओवरव्यू में अपने को 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वो कौन कौन से? एक तो श्वसन का पथ, श्वसन किसके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा, मनुष्य के अंदर मुख्य श्वसनांग कौन सा है? फुफ्फुस है। तीसरा, श्वसन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई एल्वियोलाई है, ठीक है। चौथा मुख्य कार्य क्या हुआ? आप सभी को पता है कि श्वसन तंत्र के अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो दाएं और बायां दोनों के मध्य, दाएं और बाएं दोनों फेफड़ों के मध्य हार्ट पाया जाता है, और हार्ट की जो स्थिति होती है वो हल्की सी लेफ्ट की तरफ होती है, और हल्की सी लेफ्ट की तरफ होने की वजह से लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा नीचे की तरफ से शंक्वाकार होता है, ब्रॉड नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में अब फेफड़ों की भी चर्चा करते हैं। अब देखो, श्वसन का पथ यानी कि मानव के अंदर जो श्वसन वायु प्रवेश करती है वो लंग्स तक पहुंचने पर
किन किन अंगों से गुजरती है और कौन कौन से उसके मुख्य रूप से अंग इसके अंदर आते हैं। तो देखें, नासा छिद्र से वो प्रवेश करती है नोज वाले एरिया से, और नासा गुहा में जाती है, याद रखना इसके अंदर वो प्रवेश करती है, फिर जाती है श्वसनाल में। अब ये देखो श्वसनाल होती है, उसमें हमने ट्रेकिया की भी बात की है जो लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर बदलता रहता है, और प्राथमिक श्वसनीय लेफ्ट और राइट दोनों में सभी प्रकार के लंग्स होता है, उसमें बदलता है, उसमें वो आगे की तरफ हवा जाती है पिंडकीय श्वसनीय में, फिर जाती है खंड युक्त श्वसन, फिर अंतर श्वसन, फिर पिंड युक्त श्वसनीय, अंतर श्वसनीय, और अंतिम तौर पर किस में जाती है, कोष्ठकीय कोष में जाती है। और कोष्ठकीय कोष में पाए जाते हैं कोष्ठक, जिसे हम एल्यूलाई कहते हैं, जो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, किसकी इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, श्वसन तंत्र की। और कोष्ठकीय कोष में पाया जाता है जो द्रव्य, ये द्रव्य इसको क्या करता है, नम बनाए रखता है। क्या करता है, नम बनाए रखता है। किसको नम बनाए रखता है, कोष्ठकीय कोष, कोष्ठक को ये द्रव्य है जो नम बनाए रखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या देखा, आज हमने श्वसन तंत्र का बेसिक डिटेल्स और लंग्स के बारे में चर्चा की। कल हम मानव श्वसन तंत्र का पहला भाग लेंगे, मानव के अंदर पाए जाने वाले फेफड़ों की आकृति, उसके आंतरिक भाग, उसके अंदर पाए जाने वाले कोष्ठकों की संख्या, और श्वसन के अंदर होने वाली रिएक्शन, CO2 O2 का एक्सचेंज, सभी के बारे में। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको लिंक दिया गया है उसके अंदर हमें टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। उस टेस्ट सीरीज को आपको 16 तारीख को शेड्यूल भी मिलेगा, इसका भी लिंक मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करिए।